मैं ज्योति सिंह गौर। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं इकाई 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझेंगे। आज ये जो हम इकाई 10 करने वाले हैं, इकाई 10 जो हमारे पाठ का अध्याय 10 भी है, भारत और पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। ये पाठ में आपने मेरा पूरा विश्वास है कि आपने बुक पढ़ ली होगी एनसीईआरटी की। उसमें भारत और पड़ोसी देशों का तुलनात्मक विकास अनुभव, इसका क्या मतलब है? इस पाठ में हमने भारत और पड़ोसी देश में दो देशों की तुलना की है। पड़ोसी देश है हमारा चीन और पाकिस्तान। इन तीनों देशों में जो जो विकास हुआ है, क्योंकि इन तीनों देशों की स्वतंत्रता लगभग एक साथ हुई थी, तो इसीलिए हम इन तीनों देशों की आपस में तुलना किया है इस पाठ में कि तीनों आज की स्थिति में कितना विकास कर चुके हैं। ये अध्याय में हमारा जो आवंटित अंक है वो 8 अंक का है। इससे 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और एक प्रश्न आएगा हमारा 4 अंक का। तो इसका मतलब है कि इस पाठ के जो वस्तुनिष्ठ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चीन गणराज्य की स्थापना हुई। चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई, हमको ये बताना है। भारत और जो पाकिस्तान है वो कब आजाद हुआ था? 1947 को, जबकि चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी 1949। इससे आप याद कर लेना कि हमारा देश 1947 को हुआ था और उसके 2 साल बाद चीन 1949। दूसरा प्रश्न है हमारा, चीन में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ। आर्थिक सुधार का मतलब है चीन में कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई देश के विकास के लिए और कब प्रारंभ हुआ। तो चीन में जो आर्थिक सुधार है ये है 1978। इसका सही उत्तर है 1978। भारत में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। आपको पता है कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद हमको अपने देश के आर्थिक विकास करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया और योजना आयोग के माध्यम से हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में पहली योजना, हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की गई। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 5 वर्ष की, 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न है, कम्यून पद्धति का संबंध। कम्यून ये वर्ड थोड़ा अलग सा है, इसलिए आपको याद करना भी आसान होगा। कम्यून पद्धति का संबंध है किससे है? कृषि से है। कृषि से है। ये जो कम्यून पद्धति है ये चीन में सामूहिक कृषि के लिए कम्यून पद्धति अपनाई गई थी। क्यों अपनाई गई थी? जिससे जो खेत हैं वो बड़े बड़े साइज के हो जाए, जिससे कि सब लोग सामूहिक रूप में यदि खेती करेंगे तो उत्पादन अधिक होगा। तो जो कम्यून पद्धति है ये इसका संबंध किससे है? कृषि से है। 5वां प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला देश। हमको पूरे दुनिया में नहीं बताना है, हम ये चारों में यदि हम तुलना करें कि इन चारों में सबसे अधिक घनत्व वाला देश कौन सा है। भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, कनाडा है। तो सबसे अधिक डेंसिटी वाला जो देश है वो है भारत। आपको पता है कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है और दूसरे नंबर पे आता है भारत। परंतु चीन का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत अधिक क्षेत्रफल में चीन फैला हुआ है, जबकि भारत बहुत छोटा देश है। ये देखिए आप, ये देखिए भारत छोटा सा, ये रेड में दिखा रहा है, डार्क रेड, यानी यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। और विश्व के दूसरे देशों में देखिए जनसंख्या का घनत्व कम दिख रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत ने आर्थिक विकास के लिए खालिस्तान अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत ने आर्थिक विकास करने के लिए खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में जो व्यापार था, विश्व व्यापार, वो कम कर दिया गया था। सरकार की ये मानसिकता थी कि हमको बाहर के देशों से अधिक लेना देना नहीं है। परंतु 1991 में हमारे देश में खुली अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, उदारीकरण आने के बाद हमारे देश में अर्थव्यवस्था का जो पैटर्न था वो बदल गया था।
दूसरा है सन 1970 के दशक के अंत में खालिस्तान देश में एक संतान नीति लागू की गई। किस देश में की गई? चीन में की गई। चीन के द्वारा एक संतान नीति इसलिए अपनाई गई क्योंकि वहां जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और जनसंख्या की दर को नियंत्रित करके चीन अपना जो ध्यान था वो जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित करना चाहता था। चीन चाहता था कि हमारे देश की जनसंख्या कम हो जाएगी तो लोगों का जीवन स्तर और अच्छा हो जाएगा। तो इसने क्या नीति अपनाया था? एक संतान नीति। अगला खालिस्तान है सन 1965 में माओ ने महान खालिस्तान क्रांति का आरंभ किया। कौन सी क्रांति का आरंभ किया? चीन में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण विकास। इस प्रणाली में ये जो क्रांति थी ये क्यों शुरू की गई थी? चीन चाहता था किसी भी हाल में हमारे गांव का विकास हो, चीन के गांव का विकास हो। इसके लिए इसने क्या किया था? एक ऐसी योजना बनाई थी कि जो होशियार बच्चे हैं और जो वैज्ञानिक हैं, चीन के विशेषज्ञ हैं, उनको गांव में एरिया बांट दिया था और गांव में भेज दिया था कि अब आप एक योजना बना के बताइए कि उस गांव का विकास कैसे हो। तो कहने का मतलब है ये सर्वहारा सांस्कृतिक जो क्रांति थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। चौथा है 1998 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत की गई। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो था इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का मतलब है चीन ये चाहता था कि उसके देश में उद्योगों का विकास हो। इसके लिए एक योजना बनाई। उसने कहा कि वहां की जनता के हर व्यक्ति को कहा कि आप अपने घर के आंगन में ही छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर लीजिए। यही है अभियान ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। ये किसके लिए? उद्योगों के लिए है। ये ग्रामीण विकास के लिए है और ये उद्योगों के लिए है। पांचवा हमारा खालिस्तान है चीन में आर्थिक सुधार 1978 में शुरू किए गए। ये इसके पहले सही विकल्प चुनो में भी यही वस्तुनिष्ठ था। ये दोबारा आया है हमारा कि आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ था? 1978 में। कहाँ पे शुरू हुआ था? चीन में हुआ था। प्रश्न तीसरा है सही जोड़ी बनाइए। विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक प्रकार के क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों का इन्होंने निर्माण किया, जिनमें से मुख्य है, पहला है हमारा सार्क। सार्क एक दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सहयोगी संगठन है, जिसमें दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश, नेपाल है, भूटान है और मालदीव है और अभी अभी अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हुआ है। तो इस तरह से जो सार्क है ये दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। पहले का जो सही उत्तर है ये है। ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ। यहाँ कहीं दिख रहा है क्या आपको? यूरोपीय देशों का संघ। कुछ कुछ लॉजिक तो ऐसे ही समझ में आ जाते हैं। यह यूरोप में स्थित देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। ये जो ईयू है, यूरोपियन संघ जो है, यूरोपीय देशों का संगठन है। इसके बाद तीसरा है आसियान। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। ये किसका संगठन है? दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का संगठन है। ये है तीसरा। चौथा है G8। 8 का मतलब तो जानते हो आप, कहीं 8 दिख रहा है क्या? ये देखिए, ये 8 दिख रहा है। इसका मतलब है इसका सही उत्तर यही होगा, 8 देशों का समूह। इसके बाद बचा G20। ये बचा हमारा यहाँ पे 5। इसमें विश्व की 19 बड़ी अर्थव्यवस्था है। G20 देशों का जो समूह है इसमें इन देशों के वित्त मंत्री और इन देशों के केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं ये भी सदस्य हैं। ये देश में हो रही जितनी आर्थिक गतिविधियां हैं उनके संबंध में इनका ग्रुप बना है। तो इस तरह से आप देख लिया आपने कि पहले वाले का उत्तर सार्क है, दूसरे वाले का उत्तर यूरोपीय देश है, ईयू का मतलब, और एशियान का मतलब दक्षिण एशिया वाला पूरा पूर्वी एशिया, और G8 तो यहाँ पे 8 आ गया, और G20 ये हो गया हमारा 19 बड़ी
अर्थव्यवस्था। एक लाइन में उत्तर दीजिए। इसका मतलब है कि ये भी एक अंक का प्रश्न है, तो आप एक लाइन में उत्तर दीजिए या एक शब्द में भी उत्तर इसका दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक समूहों का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ? वैश्विक समूहों का निर्माण विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और मिलजुल कर आर्थिक विकास करने के लिए हुआ था। अभी हमने बताया था कि जैसे सार्क है, G20 है, G8 है, इस तरह के जो समूह है, ये वैश्विक समूह है, इनका जो निर्माण हुआ था, ये आपस में मिलजुल कर सहयोग करके देश के आर्थिक विकास करने के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है, चीन में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए कौन-कौन सी नीति अपनाई गई थी? चीन में जनसंख्या की कम वृद्धि के लिए 1970 के दशक के अंत में एक संतान नीति लागू की गई थी। ये भी हमने एक प्रश्न देख चुके हैं इसके पहले। तीसरा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता लिखिए। हमको भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता बताना है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं और सब सही हो सकते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, या हमारे देश की जो स्थितियां हैं आप लिख सकते हैं। मतलब इसमें इसके बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। आबादी की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश सबसे बड़ा है? आबादी की दृष्टि से देखिए, यानी आबादी मतलब जनसंख्या, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? चीन में है, तो इसका सही उत्तर चीन है। पांचवा प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत कम। ये देखिए, बहुत छोटा सा देश है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश में जो विश्व है, विश्व का केवल 2.4% ही हमारा क्षेत्रफल है पूरे विश्व के तुलना में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना कम है। ये देखिए, यहाँ पे ये सब बड़े बड़े एरिया दिख रहे हैं और यहाँ पे ये भारत छोटा सा दिख रहा है। ये केवल कितना है? 2.4% क्षेत्रफल हमारे देश में है, जबकि जनसंख्या हमारे देश में विश्व के दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? चीन है, और दूसरे नंबर पर भारत है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इससे एक प्रश्न आने वाला है 4 अंक का। पहला प्रश्न है हमारा, भारत, चीन तथा पाकिस्तान की विकास रणनीति का प्रारंभिक आधार क्या था? हमारे ये तीनों देशों के विकास की हमको कहानी बताना है कि अब तक इन तीनों देशों ने किस किस तरीके से विकास किया, या स्वतंत्रता के बाद से तीनों देशों ने किस प्रकार से आज तक विकास के लिए रणनीतियां बनाई। भारत, पाकिस्तान और चीन की विकास नीति। भारत व पाकिस्तान को स्वतंत्रता 1947 में मिली। ये तो आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान एक ही दिन बना था, 1947 को, जबकि चीन की स्थापना 1949 में हुई, ये इसके 2 वर्ष बाद। भारत और पाकिस्तान में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। आपको पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन ने राज्यवाद विकास का मॉडल को अपनाया, जिसमें संसाधनों पर राज्य के पास होता है, अधिकार जो होता है वो सरकार के पास होता है। तो इस तरह से दोनों ने अलग अलग, भारत पाकिस्तान ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जबकि चीन ने राज्यवाद की अर्थव्यवस्था को अपनाया, या केंद्रीकृत, इसको आप पढ़ चुके हैं, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। दूसरा है हमारा, चीन, भारत और पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर थे, यानी तीनों देशों में लगभग जो सार्वजनिक कार्य थे वो बहुत अधिक होते थे। तीसरा है, तीनों देश विकास की अंतर्मुखी रणनीति पर ज्यादा निर्भर थी। यह रणनीति घरेलू उद्योग को संरक्षण देने और इन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने पर केंद्रित था। जब तीनों देश आजाद हुए थे तो इनकी रणनीति ये थी कि हम अपने घरेलू उद्योग को बढ़ाएं और विदेशी बाजार में हम ज्यादा ना फैलाएं। आप जानते हैं कि हमारे देश में 1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हुआ। इसके पहले 1947 से लेकर 1990 तक
हमारे देश में जो व्यापार था वो कैसा व्यापार था? ज्यादातर घरेलू व्यापार था। हमारे यहाँ जितना ये ओपन मार्केट विश्व बाजार हुआ है वो कब हुआ है? 1991 के बाद। चीन में सभी राष्ट्र संसाधन सरकार के नियंत्रण और अधिकार में थे, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार थी वो कैसी थी? केंद्रीकृत है। और दूसरी ओर भारत पाकिस्तान के संसाधन पर निजी स्वामित्व की भी अनुमति, यानी हमारे देश में प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट उद्योग भी होते हैं, जबकि चीन में क्या होता है? जितने संसाधन है वो किसके रहेंगे? सरकार के रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के द्वारा अपनाए गए विकास की रणनीति मॉडल के विकास को मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल कहा जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि तीनों देश स्वतंत्रता के बाद लगभग एक सी रणनीति अपनाई, परंतु चीन की रणनीति थोड़ी अलग थी। तो चीन अभी सकल घरेलू उत्पाद में बहुत आगे है। किसके तुलना में? भारत और पाकिस्तान की तुलना में। अगला प्रश्न है हमारा, कम्यून व्यवस्था किसे कहते हैं? कम्यून मैंने अभी बताया था, चीन में कृषि। चीन की सामूहिक खेती प्रणाली को ही कम्यून प्रणाली कहा जाता है। सामूहिक कृषि की कम्यून पद्धति को 1950 के दशक में समस्याओं के समाधान के रूप में लागू किया गया। समस्या मतलब कृषि से संबंधित। कृषि में भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया तथा इन्हें व्यक्तिगत परिवारों को कृषि हेतु वितरित कर दिया गया। यह भूमि व्यक्तिगत परिवारों को कृषि हेतु दी गई, ना कि स्वामित्व के लिए। किसके लिए दी गई? केवल खेती के काम करने के लिए। सरकार को कर देने के उपरांत कृषि से प्राप्त होने वाली आय को किसान अपने पास रख सकता था। कम्यून प्रणाली में क्या था? सरकार ने जो भूमि के टुकड़े थे उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए थे, उन्होंने बहुत सारे समूहों को बना दिया था, बहुत सारे ग्रुप बना दिए थे और एक भूमि का टुकड़ा उनको आवंटित कर दिया कि आप इस पे खेती करिए और खेती करके उस खेती से सरकार का टैक्स चुकाइए। और वो जमीन आपकी नहीं है, वो जमीन सरकार की है, परंतु वो किसानों को केवल कृषि करने के लिए दी जाती थी। और इसका क्या फायदा हुआ कि बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके ज्यादा अच्छी खेती करने लगे। मान लो एक छोटा किसान था, वो ट्रैक्टर नहीं खरीद पाता था, तो 20 लोग मिलकर कृषि करने लगे। तो उसका एडवांटेज ये हुआ कि किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया, किसी ने हार्वेस्टर खरीद लिया, किसी ने रासायनिक खाद खरीद लिया। तो इस तरह से सभी मिलकर खेती करने लगे। तो उसका फायदा ये हुआ कि कृषि का उत्पादन चीन में बढ़ गया। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रीय और आर्थिक समूहों के बनने के क्या कारण थे? क्षेत्रीय और आर्थिक समूह। सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रकार के क्षेत्रीय और वैश्विक संगठनों का निर्माण किया, जैसे सार्क, यूरोपियन संघ, ब्रिक्स, आसियान, G8, G20। ये सही विकल्प में मैंने इनके बारे में बता दिया था कि ये सभी संगठन एक साथ इसलिए काम करते हैं जिससे कि ये अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। सभी राष्ट्र अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। इससे उन्हें अपने पड़ोसी देशों की शक्तियां एवं कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि यदि आप अकेले किसी एक व्यापार को कर रहे हो, उद्योग को कर रहे हो और आपका ही व्यापार के तरह के 5-6 लोग मिल जाएं, तो आप बहुत सारी तकनीक का एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं और आप अपना उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो क्षेत्रीय और आर्थिक समूह बने हैं, ये इसीलिए बने हैं कि सभी एक दूसरे से शेयर करेंगे, डिस्कशन करेंगे और जो बेहतर तकनीक होगी एक दूसरे को देने के कारण इनका आर्थिक विकास और उत्पादन बढ़ जाएगा। राष्ट्र अपने उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने के लिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। ये ग्रुप इसलिए भी बने कि ये आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकें, अपना व्यापार कर सकें। राष्ट्र अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। हर राष्ट्र ये चाहता है कि हम दूसरे राष्ट्र से मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य आपस में मिलजुल कर आर्थिक विकास करना है। यह संगठन एक दूसरे राष्ट्र की सहायता कर उसके विकास में सहयोग करते हैं।
जब ये एक टीम बन जाती है तो ये सभी टीम वर्क में काम करते हैं और सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिससे उन देशों का आर्थिक विकास निश्चित हो जाता है। चौथा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में विकासोन्मुखी बन चुकी है, स्पष्ट कीजिए। हमको भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। वर्तमान में यानी अभी विकासोन्मुखी यानी उन्नति कर चुकी है, इसको स्पष्ट करना है कि आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना से देश में औद्योगिक विकास हुआ है। ये तो आप भी जानते हैं कि पहले की तुलना में हमारे देश में बहुत अधिक औद्योगिक विकास हो गया है। दूसरा है, आर्थिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से हमारा देश मजबूत हो गया है। कृषि का उत्पादन बढ़ गया है। पहले हमको कृषि का आयात करना पड़ता था, परंतु अब हमारे पास इतना उत्पादन हो गया है कि हम उसका स्टोरेज भी कर लेते हैं, विदेशों में निर्यात भी कर लेते हैं और हमारे देश की इतनी जनसंख्या के बाद भी हमको खाद्यान्न की कमी नहीं होती। शिक्षा का विस्तार एवं प्रसार हुआ। पहले की तुलना में शैक्षणिक संस्थाएं बढ़ गई हैं, कॉलेज बढ़ गए हैं, स्कूल बढ़ गए हैं, यूनिवर्सिटीज बढ़ गई हैं। तो पहले की तुलना में ये भी शिक्षा में भी विकास हुआ है। सामाजिक सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ये भी आप जानते हैं, पहले की तुलना में बहुत सारी सामाजिक सेवाएं, सामाजिक योजनाएं हमारे देश में चलती हैं। परिवहन और संचार सुविधाओं में वृद्धि, ये बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने मन से लिख सकते हैं। परिवहन पहले की तुलना, क्या पहले इतनी ट्रेन और बस थी, रोड थी? नहीं थी। पहले की तुलना में संचार, आपने तो अभी मोबाइल फोन देखा है, यदि 5-6 साल पहले तो या 10 साल पहले इतना ज्यादा हर एक के पास फोन नहीं होता था, परंतु अब तो हर एक बच्चे के पास फोन है। तो इस तरह से परिवहन में भी विकास हुआ है और संचार सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है। विदेशी व्यापार में वृद्धि और विविधता, ये विविधता मतलब अब बहुत तरीके का व्यापार होने लगा है। सब्जी का, मसाले का, मशीनों का, कार का, कपड़ों का। तो कहने का मतलब है, पहले कुछ एक क्षेत्र का ही व्यापार होता था, अब बहुत सारी चीजों का विदेशी व्यापार होने लगा है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, ये भी आप जानते हैं। पहले आपके दादाजी की तनख्वाह थी 15 रुपए, फिर आपके पापा की हुई 15,000 रुपए, अब आपके भाई की हो गई है 1 लाख रुपए। तो ये अंतर तो दिख रहा है ना कि प्रति व्यक्ति आय पहले के तुलना में कई गुना बढ़ गई है। बचत और विनियोग दरें बढ़ी हैं। आपने देखा कि हर जगह बैंक खुल गए हैं, हर व्यक्ति अपनी बचत करता है। सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, हमारे देश का जीडीपी में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है, उत्पादन हमारे देश का बढ़ गया है। बैंकिंग क्षेत्र में विस्तार हुआ। तो इस तरह से ये 11 पॉइंट है, मैंने लिखवा दिया है, तो आप 2, 3, 4 पॉइंट को अच्छे से याद कर सकते हैं या इसी तरह से आप पॉइंट्स में उत्तर दे सकते हैं। ये प्रश्न है हमारा, सन 1958 के प्रारंभ में चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए। इसको भी मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसमें बताया था, खालिस्तान था शायद। चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान, ये अभियान किससे संबंधित था? उद्योग से संबंधित था। चीन में 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण करना था। इस अभियान के तहत लोगों के घरों में ही उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया, जिससे तीव्र औद्योगिक विकास हुआ। आप देखते हैं कि पूरे विश्व में हर देश में चीन का सामान का व्यापार होता है, निर्यात होता है। पूरे दुनिया में चीन का बहुत अधिक दबदबा है औद्योगिक क्षेत्र में। इसका कारण ही ये था कि 1958 के समय ही चीन का जो निर्णय था कि हर घर के आंगन में उद्योग होना चाहिए। इसका क्या फायदा हुआ कि वहां रहने वाली जितनी जनसंख्या थी, सब तकनीकी रूप पर बहुत उन्नत हो गई और सबके पास अपना रोजगार था और देश का उत्पादन भी क्या हुआ, जीडीपी उस देश की बहुत अधिक बढ़ गई। इसीलिए चीन बहुत सस्ते में हमको सामान बेच सकता है और पूरी दुनिया में इसका व्यापार होता है। तो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान था, जो मुख्य रूप से ये किस लिए था? औद्योगिक को बढ़ावा देने के लिए था। इस तरह से हमारी इकाई 10 भी हो गई है, तो आप परीक्षा के लिए इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। थैंक यू।